स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले जिनको नहीं पता है, दो वीडियोस और हैं जिनमें ऊपर वाला जो चैप्टर है, जो हमारा इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उन वीडियो में एक्सप्लेन्ड है। ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Management seeks to achieve certain objectives which are the desired result of any activity. अब मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव क्या होता है कोई ऑब्जेक्टिव अटेन करने का? दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक पर्पस ऑफ द बिजनेस। आपका पूरे बिजनेस का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए जो टाइम टू टाइम आप कोशिश करो उनको अचीव करने के लिए। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स and management has to achieve all objectives in an effective and efficient manner. किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट का काम क्या रहेगा? सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, बोथ इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। एक होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है हमारा सोसाइटी की तरफ ऑब्जेक्टिव एंड तीसरा होता है टूवर्ड्स इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक ही चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिजनेस के लिए। एक तो गोल्स को सेट करना है और फिर उस गोल्स को अचीव भी करना है। It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders, including shareholders, employees, customers and the government. अब शेयर होल्डर्स तो आप लोगों को पता ही होगा 11th क्लास में, लेकिन स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? वो सारे लोग जिनका बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से कुछ भी इंटरेस्ट अगर होता है, देन दे आर नोन एज योर स्टेक होल्डर्स. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage, that is to fulfill the economic objectives of a business. अब मैनेजमेंट में क्या काम करेगा? बेसिक तो कि जो हमारे ह्यूमन या मटेरियल के रिसोर्सेज हैं उनसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम जो उनका यूज़ है वो हमें करना है यहाँ पे। The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage, that is, to fulfill the economic objective of business. These are survival, profit and growth. आप कुछ भी कर रहे हो, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाना चाहिए। क्या है बेसिक ऑब्जेक्टिव? आपका सर्वाइवल, आप जिंदा रहने चाहिए बिजनेस में, प्रॉफिट कमाते रहना है और फिर ग्रो करना है। सबसे पहला काम तो है सर्वाइवल। The basic objective of any business is survival. Management must strive to ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. आप कभी भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो पहले दिन से ये उम्मीद मत लगाकर बैठो कि आपको तो प्रॉफिट आज के आज मिल जाएगा। पहले आपको उस ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री में है, जिस एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहना है। तो पहले तो आपको सर्वाइव करना है वहाँ पे। कुछ महीने सर्वाइव करने के बाद, अब सर्वाइव क्या होता है कि सिर्फ मुझे मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, जितना मैं बिज़नेस में लगा रही हूँ, जितनी मेरी कॉस्टिंग आ रही है, जितना मैं इनपुट दे रही हूँ, बस उतना तो आउटपुट कवर हो जाए मेरा, तो हम बोलेंगे कि हम सर्वाइव पर हैं। वेयर योर इनकम इज इक्वल्स टू योर इनपुट इज इक्वल्स टू योर आउटपुट। प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सर्वाइवल। हर बिज़नेस में जब स्टार्टिंग का टाइम होता है, जब आपने बिज़नेस सेटअप किया ही होता है, तो ये सर्वाइवल का पॉइंट उस टाइम पर ज़रूर आता है। सेकंड, जब आप सर्वाइव कर चुके हो, फिर आप डिमांड करेंगे प्रॉफिट। मेयर सर्वाइवल इज़ नॉट इनफ फॉर बिजनेस. मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट. Profit provides a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. Profit is essential for covering cost and risk of the business.
अब ठीक है, सर्वाइव तो आपने कर दिया, लेकिन अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको प्रॉफिट भी कमाना है। क्योंकि अगर आपने कोई बिजनेस चालू करा है तो पैसे के लिए किया है, प्रॉफिट के लिए किया है, तो प्रॉफिट तो हमें मिलना ही चाहिए। अब अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा तो आपको अंदर से खुशी होगी, आपको और काम करने का आपके अंदर से एक्साइटमेंट आएगा। अगर आप कुछ इंसेंटिव्स देते जाएंगे तो एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको भी अच्छा लगेगा कि ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। ये क्या है, कॉस्ट के ऊपर जितनी आपने कॉस्टिंग लगाई उससे ऊपर कुछ भी पैसा आपको मिल रहा है, दैट इज़ योर प्रॉफिट। थर्ड इज ग्रोथ. A business needs to add to its prospects in the long run. For this, it is important for the business to grow. To remain in the industry, management must exploit fully the growth potentials of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume increase in the number of employees, the number of products, or the increase in capital investment, etc. There can be other indicators of growth. ग्रोथ होता है जब आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हो। अब आगे बढ़ने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। किसी ने बोल दिया कि अगर मेरी सेल्स इंक्रीज हो गई दैट मीन्स मैं ग्रो कर रही हूँ। किसी और ने बोल दिया अगर मेरे अंडर जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे तो मैं मान लूँगी कि मेरी ग्रोथ हो रही है। या फिर जितने प्रोडक्ट्स मैं बेच रही हूँ अगर वो बढ़ जाते हैं तो मैं अज्यूम कर लूँगी कि ग्रोथ है। या फिर जितना इन्वेस्टमेंट आज मैंने लगाया है अगर उससे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है फ्यूचर में और प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है तो मैं मान लूँगी कि मेरी ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ के पीछे इंडिकेटर्स बहुत सारे होते हैं। वो एक पर्टिकुलर इंसान के नज़रिए पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अपनी ग्रोथ अज्यूम करता है। सेकेंड पॉइंट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पहला हमने पढ़ा था कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑब्जेक्टिव्स क्या है। नाउ दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारा सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill. This refers to consistently creating economic value for various constituents of society. अब अगर आप जिस सोसाइटी में रन कर रहे हो अगर उन्हीं को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो कैसे अलाउ करेंगे आपको वहाँ पर रन करने के लिए। तो हमें सोसाइटी को ध्यान में रखना ही होगा हमारे बिजनेस को करते टाइम पे। दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, giving employment opportunities to the disadvantaged sections of society, and providing basic amenities like schools and creches to employees. The given below illustrates the how a company can fulfill its social responsibility. अब social responsibility मतलब क्या? जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे हो अगर उसमें से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आसपास के रहने वाले लोगों को उससे हार्म होता है। तो आपको इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करनी है। सेकंड, आप स्कूल्स बनाओ, आप डोनेशंस दो जिससे भी एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए। इन शॉर्ट, आपको कुछ पैसा हर साल अपने सोसाइटी के लिए भी निकालना है। कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आपकी सोसाइटी भी बेनिफिट मिलते आ जाए उसको भी। देन कम्स योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences and objectives. ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि हर इंसान जो मेरे बिजनेस में आज आया है वो अपना एक पर्सनल गोल लेकर ज़रूर आया होता है बिजनेस में और हमें उन सारे गोल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with organizational goals for harmony in the organization. अब ग्रोथ, यहाँ पर जो हमने बोला कि इंडिविजुअल्स के गोल अलग अलग होते हैं। किसी का पैसों से रिलेटेड गोल होता है कि मुझे बस पैसे मिल जाए, दैट इज़ इनफ। किसी को रिकग्निशन चाहिए होता है कि मुझे तो डेजिग्नेशन अच्छी मिलनी चाहिए, लोग मुझे जानने पहचानने चाहिए। तो डिपेंड करता है कि लोगों का गोल क्या है। आपको क्या करना है एज अ मैनेजर, पर्सनल गोल्स को ग्रुप के गोल्स में ऐसे अटैच करना है, ऐसे मिक्स करना है कि दोनों एक साथ फुलफिल हो जाए। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. Having understood that management is a universal activity
that is integral to any organization, we now examine some of the reasons that have made management so important. अब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, लेकिन क्यों ज़रूरी है उसके रीजंस अब यहाँ पर दे दिए हैं. नंबर 1 इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. Management is required not for itself but for achieving the goals of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the organization. मैनेजमेंट का काम होता है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करने का. इसके लिए वो क्या करेगा, हर इंडिविजुअल के एफर्ट्स को कंबाइन करेगा जिससे कि आपके ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल गोल है, वो अचीव हो जाए. Second, management increases efficiency. The aim of a manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing, controlling the activities of the organization. अब ये मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट काम होता है कि सबसे कम पैसे लगाकर भी मैं कितना बढ़िया काम करके दे सकती हूँ, दैट इज़ एफिशिएंसी. तो यहाँ पर इसको हर लेवल में पैसे की कटौती करनी पड़ेगी. कटौती का मतलब ये नहीं होता है कि ज़रूरत से भी कम लगाओ, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही आप यहाँ पर लगाएंगे. नंबर 3, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. All organizations have to function in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change as it often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. Management helps people adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. अब इन्वायरमेंट एवर चेंजिंग होता है, डायनामिक होता है, तो हमें एज अ मैनेजर हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको चेंज करना होता है. कभी कभी टेक्नोलॉजी बदल जाती है. अब एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है वो ये रहता है कि वो जो पुराने इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो गया, उसको सब कुछ आता है, तो वो बदलना नहीं चाहता, या फिर ये बोले कि उसको बदलने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं क्योंकि आपको एक बिल्कुल ही कंफर्टेबल इन्वायरमेंट से एक बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में अगर जाकर कोई डाल रहा है तो आप भी हिचकिचाओगे उस टाइम पे. तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि लोगों को शिफ्ट भी करो और लोगों को मोटिवेट करो, कन्विंस करो कि ये जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ये फ़िलहाल के लिए तो अनकंफर्टेबल आपको दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्रॉफिट आप ही लोगों को होगा. इसको कन्विंस करना है जिससे कि वो एक नए इन्वायरमेंट में भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे. नंबर 4 पॉइंट इज management helps in achieving personal objectives. A manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective. Through motivation and leadership, the management helps individuals to develop team spirit, cooperation, and commitment to group success. अब हमने फिर से स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट को जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि जिससे इंडिविजुअल गोल भी फुलफ़िल हो जाएं और ग्रुप गोल्स भी फुलफ़िल हो जाएं. तो मैनेजमेंट ने जो लोग हैं उनको हेल्प किया उनके गोल्स को अचीव करने के लिए. ऑटोमेटिक इनके पर्सनल गोल्स अचीव होते जा रहे हैं यहाँ पे. फिर मैनेजमेंट ने क्या करा, मोटिवेट करा उनको, और एक प्रॉपर अगर लीडर उनको सही मिल गया, उसके बाद पूरे ग्रुप में एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है. फिर वो लोग एक साथ कोऑपरेट करके जब काम करेंगे तो आप सक्सेस ही होगा आपका बिजनेस. 5th पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स to serve the purpose of the different groups that constitute it. In the process of fulfilling all these, management helps in the development of the organization, and through that it helps in the development of society. It helps to provide good quality products and services, creates employment opportunities, adopts new technology for the greater good of the people, and leads the path towards growth and development. अब हेडिंग देखो आप, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. वो चाहा अनचाहा तरीके से सोसाइटी को डेवलप कर देती है. कैसे? अगर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रही है, दैट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के से कुछ ना कुछ सर्विसेज
या कोई ना कोई प्रोडक्ट तो वो मार्केट में दे रही है, तो वो प्रोडक्ट बेटर होता जा रहा है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी तो ज़्यादा लोग आपको काम देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा आपका, तो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो इस तरीके से आप ना चाहते हुए भी जब आप खुद का ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास की सोसाइटी होती है वो भी डेवलप हो जाती है। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। Although modern organizations are of recent origin, organized society has existed since the time of the ancient civilization. In fact, organizations may be considered the distinguishing feature that separated civilized society from uncivilized ones. अब ये क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सिविलाइज्ड होते हैं, जो बहुत तौर तरीके से रहते हैं भाई, अनसिविलाइज्ड हैं जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशंस कौन से इन्वायरमेंट में रहेगी? सिविलाइज्ड वाले में। Earliest management practice were a set of rules and regulations that grew out of the experiences of governmental and commercial activities. अब जो स्टार्टिंग में अर्लियर जो मैनेजमेंट होता था वो ग्रो कैसे करा? जब उन्होंने गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को या कमर्शियल उन एक्टिविटीज़ को बोलते हैं जिससे कि मनी जनरेट होती है, तो जब इन एक्टिविटीज़ को इन्होंने ग्रो करा तब लोगों का ध्यान जाने लगा कि यार मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनती गई, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती गई, तो मैनेजमेंट फील होता गया लोगों को कि मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और धीरे धीरे इसके मैनेजमेंट के भी अलग से प्रिंसिपल्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने लग गए थे। द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट connotations that highlight the different aspects of its nature. The study of management has evolved over a period of time along with modern organizations, based both on the experience and practice of managers and a set of theoretical relationships over a period of time. It has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. अब मैनेजमेंट एक दिन में तो बना नहीं है, धीरे धीरे लोगों को एक्सपीरियंस मिलता गया, डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस करी, फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करा। तो ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरा मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सामने निकल कर आ गया है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ है। However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or an art or both. अब एक क्वेश्चन जो सालों से चलता आ रहा है वो ये है कि आप मैनेजमेंट को साइंस बोलोगे, आर्ट बोलोगे, या फिर दोनों बोलोगे? In order to answer this, let us examine the features of both science and art to see how far management fulfills them. अब हमें क्या करना है? अगर मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, तो पहले आप मुझसे क्या पूछोगे कि पहले ये तो बताओ कि आर्ट में क्या क्या आता है और साइंस में क्या क्या आता है। तभी तो आप एक पॉजिटिव एक डिसीजन ले सकते हो जो कि क्लियर हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी पहले आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट बताएंगे, फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस बताएंगे, और फिर आपसे बोलेंगे कि आप बताओ मैनेजमेंट को आप कौन सी कैटेगरी में रखना चाहोगे। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट। व्हाट इज आर्ट? अब आर्ट होती क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। स्किल्स जो होती हैं वो कोई सिखाता नहीं है आपको, आपके पर्सनल होती हैं। हर इंसान की स्किल्स अलग अलग होती हैं, किसी काम को करने का तरीका वे हर इंसान का अलग अलग होता है, तो उसको ही हमने यहाँ पर आर्ट बोल दिया। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अभी जो स्किल्स हैं इसको आप एक्वायर भी कर सकते हो। कैसे? कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस होगा, देखकर सीखोगे, या फिर उनकी स्टडी करोगे, इनसे भी आप ये ऑब्टेन कर सकते हो। Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of
ingenuity and creativity is required to practice the basic principle learned. अब सिखा तो दिया आपको कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन किस तरीके से आपको उसको रियल लाइफ में अप्लाई करना है वो आपका खुद का दिमाग बोलना चाहिए. दैट इज आर्ट. पर्सनल एप्लीकेशन इसमें होती है चीज़ों की. द बेसिक फीचर ऑफ एन आर्ट आर एज फॉलोज. अब आर्ट के क्या क्या फीचर्स हैं वो देख लेते हैं. Existence of theoretical knowledge. Art presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, acting, or music is widely recognized. Theoretical concept है, आप इसको पढ़ सकते हो. जो एक्सपर्ट्स हैं इनके फील्ड में, इन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए जो कि हर जगह अप्लाई आप लोग कर सकते हैं. तो यहाँ क्या करा इन्होंने, उन्हीं प्रिंसिपल्स को इन्होंने पढ़ा है. अब कौन से ये प्रिंसिपल्स हैं, जैसे डांसिंग के लिए हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हैं, म्यूज़िक के लिए हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. The use of this basic knowledge varies from individual to individual. अब पर्सनल एप्लीकेशन, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है. आज क्लास में हम लोग 50-60 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, लेकिन कोई उस चीज़ को ज़्यादा समझता है, कोई उस चीज़ को कम समझता है, कोई उसको कुछ और ही समझ जाता है. तो ये है कि पर्सनल एप्लीकेशन हर इंसान का अलग रहेगा आर्ट में. आप एक ही काम 2 जनों को सिखाओगे, लेकिन फिर भी दोनों का करने का तरीका अलग अलग होता है. Art therefore is a very personalized concept. For example, 2 dancers, 2 speakers, 2 actors or 2 writers will always differ in demonstrating their art. जो उनको बेसिक सिखाया गया है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका उनका डेफिनेटली अलग अलग ही होगा. Based on practice and creativity. All art is practical. Art तो पूरी के पूरी practical ही है. Art involves the creative practice of existing theoretical knowledge. जो आपने थ्योरी में सीखा, जब आपने उसको प्रैक्टिकल अप्लाई किया है, उसी को आपने आर्ट यहाँ पे बोला है. We know that all music is based on 7 basic notes. अब म्यूज़िक में तो 7 notes होते हैं, हमें पता है. However, what makes the composition a musician unique or different is his use of these notes in a creative manner that is entirely his own interpretation. बेसिकली एक म्यूजिशियन को आपने 7 नोट्स तो सिखा दिए, वो उसका थ्योरेटिकल हो गया. अब ये म्यूजिशियन का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उन 7 नोट्स को किस तरीके से यूज़ करता है और अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस निकाल कर लेकर आता है. वो पर्सनलाइज्ड होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है. Management can be said to be an art since it satisfies the following criteria. अब मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये जो बिलो मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फुलफिल करते हैं. अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? A successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation, and experience. There is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance, and human resource, which the manager has to specialize in. There is existence of theoretical knowledge. अब पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो ये था कि theoretical knowledge होती है और फिर उसको हमें प्रैक्टिकली अप्लाई करना देखते हैं यहाँ पे. तो मैनेजमेंट ने बोला कि यार हम भी तो एज मैनेजर्स डे टू डे में डेली अपनी स्किल्स को ही तो अप्लाई करते हैं. जो हमें पढ़ाया गया है दैट इज़ थियोरेटिकल. आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़, क्यों? ताकि आगे जाकर आपको बिजनेस करना है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक बिजनेस में आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप इनको समझोगे अलग अलग तरीके से और फिर अप्लाई भी अलग अलग तरीके से करेंगे हम लोग हमारे बिजनेस को. इसका मतलब थियोरेटिकल नॉलेज तो होती है. आज हम भी बिजनेस स्टडीज़ की बुक पढ़ ही रहे हैं, थ्योरी तो है इसमें. तो जो हमने पहला पॉइंट था हमारा वो इसमें फुलफिल हो गया. सेकेंड पॉइंट है, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट propounded by many management thinkers which prescribe certain universal principles.
A manager applies these scientific methods and body of knowledge to a given situation, an issue, or a problem in his own unique manner. अब आपको तरीका तो बता दिया. फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना है तो मम्मी ने बोल दिया पहले ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ठीक है. लेकिन हर एक इंसान का जो खाना बनाने का भी तरीका होता है उससे भी टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है. भले ही सेम स्टेप्स दो जने फॉलो करेंगे लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही सही इसमें. अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन. प्रैक्टिसेस जो मैंने सीखा उसी को मुझे बार बार रिपीट करना है. सेकंड, क्रिएटिविटी, कुछ नया सोचना है. इमेजिन, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती वैसा भी आप सोचो दिमाग में. इनिशिएटिव लो, आगे आकर खुद काम करने की कोशिश करो, बिकॉज आपको कोई रिटन इनविटेशन नहीं देगा. अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो आपको खुद इनिशिएटिव लेना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद आगे जाओगे उसको सॉल्व करने के लिए. देन इज इनोवेशन. आपने जो पढ़ा है वो तो हो गया थ्योरेटिकल, लेकिन उसको अप्लाई करने के तरीके में कुछ ना कुछ इनोवेट करके कुछ नया हमेशा लेकर आना है. क्योंकि जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो आपके कॉम्पिटिटर ने भी तो पढ़ी है. तो बेसिक डिफरेंस थ्योरी में नहीं आएगा, उसको अप्लाई किस तरीके से कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो. Students of management also apply these principles differently depending how creative they are. आप जितना सोच सकते हो, जितना क्रिएटिविटी आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो, उतना आपको इसमें निकालना है. अब कोई ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कोई कम क्रिएटिव होता है, तो उससे हमारी चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है. A manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation. He is involved in the activities of the organization, studies critical situations, and formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to the different styles of management. अब मैंने आपको ये तो पढ़ा दिया, ये तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अब जैसे बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आपको ये नहीं बोलेगी कि यार मेरे ऊपर है ना वो वाला सोल्यूशन लगाना है. आपको प्रॉब्लम खुद से समझनी पड़ेगी और खुद से ये पता लगाना पड़ेगा कि ऐसी प्रॉब्लम में किस तरीके का सोल्यूशन मैं अप्लाई कर सकती हूँ. सोल्यूशंस आपको पता हैं. मैथ्स में क्या करते हो, आपको पूरा चैप्टर तो सिखा दिया, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको दिमाग लगाना है. आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में हिंट नहीं आती है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो. वो आपका पर्सनलाइज्ड दिमाग होता है कि मुझे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अब जब सॉल्व करने जाओगे तो खुद की नई नई थ्योरीज निकाल कर लेकर आओगे, खुद को एक्सपीरियंस होगा, इसी से आप एक दूसरे से अलग बन जाएंगे. The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity, and imagination, a desire for development of the self and the organization they belong to. अब मैनेजर्स कमिटेड होने चाहिए अपने काम को लेकर, ट्रेनिंग प्रॉपर मिली होनी चाहिए उनको, और एजुकेटेड होने चाहिए. साथ में इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि खुद के गोल्स भी अचीव करें और ग्रुप के गोल्स भी वो लोग अचीव कर सकें. All management practices are based on the same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि सबने पढ़ा तो सेम चीज़ है, प्रिंसिपल सेम है, डिफरेंस कहाँ आ जाता है, किस तरीके से आप उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो. तो ये था आपका मैनेजमेंट एज अ आर्ट. अब मैनेजमेंट एज अ साइंस हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.